अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक, डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। और आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जब फूड ओरल कैविटी और एसोफेगस के बाद स्टमक तक पहुंचती है तो उस वक्त फूड के साथ क्या-क्या जो है प्रोसेसेस होते हैं, फूड में क्या-क्या चेंजेस होती हैं और किस-किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो स्टमक को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे मेरा बेटा। स्ट्रक्चरली कैसा होता है, इसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं और उन फंक्शंस की वजह से जो ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक के अंदर वो कैसे होता है, आज बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें रिवाइज करने की भी जरूरत है और एक ओवरव्यू करने की जरूरत है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर सकता हूँ। अब देखिए इस डायग्राम में, इस इमेज में आपको कुछ पोर्शन ऐसे नजर आ रहे होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं और एक पोर्शन ऐसा है जो हमने आज पढ़ा है। तो मेरा बेटा अगर हम वो ऊपर से स्टार्ट करें, ये जो हमारा ओरल कैविटी वाला हिस्सा है तो हमने ये पढ़ा, इसके थ्रू फूड आती है, फूड की थोड़ी बहुत जो है वो मेस्टिकेशन होती है, फिर वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, अमाइलेज रिलीज हो गया, थोड़ा बहुत जो है ना स्टार्च की डाइजेशन भी होगी। उसके बाद फूड आ जाती है जनाब हमारे एसोफेगस में। अब एसोफेगस से आगे हमने चलना है। एसोफेगस के बाद आपको मेरा बच्चा यहाँ पर एक जे शेप्ड ऑर्गन नजर आ रहा होगा, जे की तरह का, एसोफेगस के फौरन बाद एब्डोमेन रीजन में नजर आ रहा होगा, पेट वाले रीजन में। ये पेट वाले रीजन में जो जे शेप्ड ऑर्गन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली स्टमक, जो कि मेरा बच्चा डायग्राम में लेबल्ड हुई है। तो आज हमने इसको बेसिकली डिस्कस करना है कि इसके अंदर जब फूड आती है तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है। अगले लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं कि जो स्टमक है मेरा बच्चा, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। मैंने आपको बताया जे शेप्ड है, एब्डोमेन रीजन में होता है। इसके बारे में हम एक और बात कहते हैं कि दिस इज बीनीथ डायाफ्राम। याद कीजिए पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डायाफ्राम का जिक्र पढ़ा है कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके चेस्ट रीजन में मौजूद होती है। तो डायाफ्राम के नीचे जो है ना स्टमक मौजूद होता है। इसको ड्रा करने का तरीका मेरा बेटा बिल्कुल सिंपल है। आपने एक तो ट्यूब को ऊपर से लेके आना है, ऐसे ये एक ट्यूब आ गई है आपकी, एक आपने इसका सुराख ऐसे बना देना है। अब नीचे आपने इसको ऐसे करके जे शेप्ड बना देना और फिर इसको क्लोज कर देना। नाउ अब आपकी ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, दिस इज सिंपली अ स्टमक। जैसे आपने इसको ऊपर से क्लोज किया था उसी तरह आपने इसको यहां से भी क्लोज करके एक छोटी सी ट्यूब से आगे इसको जो है ना वो कंटिन्यू कर देना। नाउ दिस इज योर स्टमक। अब जरा सुन लीजिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, दिस वाज एक्चुअली एसोफेगस। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी पहले। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला एरिया, सबसे जो स्टार्ट है पहले स्टमक का, वो हो गया मेरा बेटा एसोफेगस से, और जहां पर ये एंड हो रहा है स्टमक, वहां से आगे जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है उसको कहते हैं जनाब स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ दैट मींस कि जो स्टमक है वो एसोफेगस के बाद शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वहां से आगे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको दो होल्स भी नजर आ रहे होंगे, दो पोर्स भी नजर आ रहे होंगे, दो सुराख नजर आ रहे होंगे। एक सुराख वो होगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है स्टमक, और एक सुराख वो है जहां पर ये स्टमक एंड हो रहा है। तो जिस सुराख से बेटा स्टमक स्टार्ट हो रहा होता है उस सुराख को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है मेरा बेटा पोर, सुराख, और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है स्टमक उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब ध्यान दीजिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कह रहे हैं। देखिए ये जहां पे मौजूद होता है और ये सुराख है ना जहां पे, उसके साथ ही दिल मौजूद होता है। तो दिल की निस्बत से, दिल की मुनासबत से हम इस सुराख को कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। सिमिलरली ये वाला जो सुराख है इसको भी हम एक नाम देते हैं जनाब, और इसको हम कहते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। तो ऊपर वाला हो गया हमारा कार्डियक स्फिंक्टर और नीचे वाला हो गया मेरा बेटा पायरोलिक स्फिंक्टर। कार्डियक दिल वाला, उसको दिल से याद रख ले, उसका जो ऑपोजिट है वो पायरोलिक स्फिंक्टर है। सो हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, देखिए यहां पर एक चीज तो है जी कि ये जो स्टमक है इसके दो स्फिंक्टर हैं,
2 पोर्स हैं। इसी तरह जैसे बेटा स्फिंक्टर्स 2 हैं, सिमिलरली हम इस पूरे स्टमक को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और उनके नाम भी सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। सो 2 ही स्फिंक्टर हैं स्टमक के और 2 ही पार्ट्स। अब पार्ट्स कौन कौन से सुनिएगा जरा। देखिए जो पहला पार्ट है, ये जो शुरुआती पार्ट है, आप इसको मिड तक कह लीजिए, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं कार्डियक रीजन। स्टमक का पहला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं जनाब कार्डियक रीजन, और ये जो स्टमक का दूसरा पार्ट है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको हम कहते हैं पायरोलिक रीजन। सो हमारे पास स्फिंक्टर्स के नाम भी वही और स्टमक के हिस्सों के नाम भी वही, स्टमक के पार्ट्स के नाम भी वही। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जी स्टमक की। होता क्या है कि यहाँ पे बॉलस आया, ये बॉलस है, ये बुनियादी तौर पे बेटा इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर ऑलरेडी ही स्टमक के अंदर काफी तादाद में गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है, उसका जिक्र भी हमने अभी पढ़ना है। नाउ दिस इज आवर गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस मौजूद है, बॉलस आएगा और वो आके गैस्ट्रिक जूस में रिलीज हो जाएगा। ये जो मिडिल पोर्शन है स्टमक का, इसको बॉडी ऑफ द स्टमक भी बोलते हैं मेरा बच्चा, आप इसको भी लेबल कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर में आपने ये चीजें याद रखनी जी। 2 पोर्स हैं, पहले पोर को कार्डियक स्फिंक्टर, अगले पोर को पायरोलिक स्फिंक्टर। 2 हिस्से, कार्डियक रीजन और पायरोलिक रीजन। स्टमक से पहले एसोफेगस है और स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आ जाइए जरा इसकी फंक्शनिंग पे या डाइजेशन के प्रोसेस पे कि स्टमक के अंदर बुनियादी तौर पे डाइजेशन का प्रोसेस जो है मेरा बेटा कैसे होता है। देखिए डाइजेशन की बात स्टार्ट होगी बोलस से। आप याद कीजिए जब एंड पे पहुंचा था एसोफेगस के हमारा फूड पार्टिकल, तो वो था बुनियादी तौर पे बोलस। नाउ बोलस विल एंटर, ये होगा जी सबसे पहला स्टेप, बोलस विल एंटर द कार्डियक रीजन। अब जैसे ही बोलस कार्डियक रीजन में एंटर हुआ, देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया, ये बोलस आ गया कार्डियक रीजन। जैसे ही बोलस कार्डियक रीजन में एंटर होता है, यहां पर एक काम होता है, स्टमक की जो वॉल्स है मेरा बेटा, जो स्टमक की दीवारें हैं, ये जो स्टमक की अंदर वाली दीवारें हैं, वो एक खास तरह का जूस रिलीज करती हैं, जिस जूस को कहते हैं जनाब गैस्ट्रिक जूस। देखिए जो गैस्ट्रिक का लफ्ज है, ये जहां पर भी आएगा आपने समझ लेना है, यहां पर जो है स्टमक से रिलेटेड बात हो रही है। गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक मोस्ट प्रोबेबली, गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक मेरा बेटा। अब लफ्ज आ गया गैस्ट्रिक जूस। देखिए ध्यान दीजिए, स्टमक का जूस, वो जूस जो स्टमक से रिलीज हो रहा है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बेटा 2 चीजें होती है। देखिए फूड आई, जैसे मुंह में फूड आई थी ना, तो वहां पर स्लाइवा रिलीज हो गया था, स्लाइवरी अमाइलेज था उसके अंदर। सिमिलरली जब ये बोलस पहुंचता है स्टमक तक, तो स्टमक की दीवारें एक जूस रिलीज करती हैं, उस जूस को कहते हैं जनाब गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में मेरा बेटा 2 चीजें होती हैं, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरी एक चीज होती है जी जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, ये दोनों चीजें गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होती हैं। फूड आई, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, अब यहां पर बेटा हमारे पास HCl भी है और यहां पर ही हमारे पास पेप्सिनोजन भी है। ये जो HCl है जो यहां पे रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एक एसिड है। ध्यान दीजिए, अब इसके 2 फंक्शन होते हैं HCl के। एक फंक्शन तो है मेरा बेटा HCl का टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ये है जी एक फंक्शन HCl का। जो चीज रिलीज होती है बेटा उसको कहते हैं पेप्सिन, और HCl उसको उसकी रिलीज के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखिए जो पेप्सिनोजन है, दिस इज बेसिकली एन इनएक्टिव एंजाइम, ये एक्टिव नहीं होता, बट जब ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इट बिकम्स एक्टिव मेरा बच्चा, ये एक्टिव हो जाता है, फिर ये जो है ना फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो HCl अपने रिलीज के साथ ही जो पहला काम करता है, वो अपने साथी भाई, अपने फ्रेंड
अपने पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन, उसको एक्टिव कर देता है। एक और काम करता है जी HCl यहां, और वो है मेरा बेटा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। देखिए समटाइम्स हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है HCl का, जो ये करता है कि ये खुराक में मौजूद है, खुराक स्टमक में पहुंचती है तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं। अब जनाब खुराक भी आ गई है, HCl भी मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो गए, आपका एंजाइम भी एक्टिव हो गया, और एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। डाइजेशन किसकी करता है बेटा? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की। तो अब इसका मतलब है कि फूड आ गई, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं और एंजाइम भी मौजूद है, तो ये जो पेप्सिन है ये उसकी डाइजेशन करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे दो और चीजें हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन, कि एक चीज तो ये है जनाब कि ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, बट ये पेप्सिन रिलीज हो रहा है स्टमक की दीवारों से, दैट आर देमसेल्व्स प्रोटीन्स, जो प्रोटीन से बनी है। अब ध्यान दीजिए जरा, एक दीवार है, एक वॉल है जो प्रोटीन की बनी है और उससे ऐसा एंजाइम रिलीज हो रहा है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो वो फिर उन्हीं वॉल्स को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा? देखिए होना तो ये चाहिए ना कि स्टमक की वॉल से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है पेप्सिन, उसका काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, तो वो तो दीवारें इटसेल्फ प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है, वो तो उन्हीं दीवारों को खत्म कर सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी रीजन है जनाब यही इनएक्टिविटी ऑफ पेप्सिनोजेन। ये जो पेप्सिन है मैंने आपको बताया कि ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में रिलीज होता है। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल्स, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। तो ये पेप्सिन जो है ये जितनी देर स्टमक की वॉल्स में मौजूद होता है वो मौजूद होता है जी इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। ठीक है जी, इन स्टमक वॉल्स। तो इस वजह से बेटा ये उन स्टमक की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ध्यान दीजिए, अगर ये कहानी ऐसे ना होती कि भाई गैस्ट्रिक जूस में HCl रिलीज हो, पेप्सिनोजेन रिलीज हो और फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो, अगर डायरेक्टली स्टमक की वॉल्स में पेप्सिन स्टोर होता तो वो तो डिस्ट्रक्ट हो जाती, फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता था स्टमक के सर्वाइव करने का। तो ये स्टमक ने एक तरीकाकार, एक मेथोडोलॉजी निकाली हुई है अपने बचने की, अपनी बचत की, कि उसने जो पेप्सिन को स्टोर करना होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में करता है, जब खुराक आ जाती है उसको यूज करना होता है तो साथ HCl को रिलीज कर देता है, HCl उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में और फिर वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है। ध्यान दीजिए, अभी हम डाइजेशन तक नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ जो अपनी क्वेरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करें। यहां पर एक और भी बात है बेटा, एंड दैट इज कि देखिए मैंने आपको कहा ये जो पेप्सिन है ये इसने करनी होती है प्रोटीन्स की डाइजेशन, इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करना। तो मुझे बताइए कि जब कम प्रोटीन रिलीज होगी तो एंजाइम ज्यादा रिलीज होगा या कम? डेफिनेटली कम होगा। और जब ज्यादा प्रोटीन रिलीज होगी तो ज्यादा जो है ये पेप्सिन एंजाइम रिलीज होगा। अब यहां पर आपको ये बात भी समझनी है कि ये जो रिलीज ऑफ एंजाइम है इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन बेसिकली मैसेज भेजता है स्टमक को कि तुमने ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है या कम गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है। अगर हम जो खुराक खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है तो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और ज्यादा उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम मौजूद होगा। अगर हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कम है तो डेफिनेटली उसके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा वो कम मिकदार में होगा, उसके अंदर पेप्सिन भी कम मिकदार में। यहां पर एक हार्मोन भी है जो ये रोल प्ले करता है बेसिकली रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस का, और उस हार्मोन का नाम है जनाब गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन जो है दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ पेप्सिन, फॉर द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। अब बेटा बात कर लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस की, कि जब स्टमक के अंदर फूड आ जाती है तो फिर उसके साथ क्या होता है। देखिए जी एक बड़ा स्पेशल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं चर्निंग। नाउ churning is basically the breakdown of the food.
और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है ये होती है मेरा बेटा थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक वॉल्स। देखिए आपका जो स्टमक है ये बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब होता क्या है कि स्टमक के अंदर फूड आ गया, बोलस आ गया, एंजाइम भी है, HCl भी है, सारा कुछ है। अब स्टमक क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देगा। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप थैले में कोई चीज डाल के फिर उसको अच्छी तरह रगड़ते नहीं है, तो ये जो स्टमक है ये आपकी खुराक को रगड़ना शुरू कर देगा। इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये जो प्रोसेस है इससे खुराक मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इस ओवरऑल प्रोसेस को मेरा बेटा कहते हैं चर्निंग। अब चर्निंग के नतीजे में जब चर्निंग होती है, खुराक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही होती है, तो और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं इसमें गैस्ट्रिक जूस में। तो बेसिकली दो चीजें हैं जिनकी डाइजेशन होती है स्टमक में। देखिए इससे पहले हमने जब ओरल कैविटी का केस पढ़ा था तो वहां हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि ओरल कैविटी में सिर्फ एक चीज की डाइजेशन होती है एंड दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स। इन ओरल कैविटी हमने पढ़ा कि भाई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना उनकी डाइजेशन हो रही है और वो भी पार्सल हुई थी उसके थ्रू, स्लाइवरी अमाइलेज के थ्रू। यहां पर स्टमक के अंदर बेटा दो फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन होती है। उनमें जो पहला कंपोनेंट है वो है जनाब वही कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ वो वहां पर ऊपर ही डाइजेस्ट हो गई और जो बाकी कुछ रहती होती हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स जो हैं उनकी भी पार्शियल डाइजेशन जो है वो मेरा बच्चा यहाँ पर होती है जब वो स्टमक में पहुंचती है बिकॉज ऑफ द पेप्सिन। ये पेप्सिन उनको डाइजेस्ट करवाता है। जब ये काम हो जाता है, चर्निंग हो गई, ये डाइजेशन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी पार्शियल डाइजेशन होगी, तो अल्टीमेटली जैसे ओरल कैविटी के एंड पे बॉलस बन गया था, यहां भी एक मटेरियल बन जाता है बेटा और उसको कहते हैं हम काइम। नाउ दिस काइम इज बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टमक। स्टमक की जब डाइजेशन होगी सारी की सारी, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट निकला है ना, इसको मेरा बेटा कहते हैं काइम। हम काइम के बारे में कहते हैं कि दिस इज अ सोप लाइक मिक्सचर। ये सोप लाइक मिक्सचर होता है, सूप नहीं होता जैसे सूप होता है, तो ये उस तरह का होता है। अच्छा, ये सूप लाइक मिक्सचर जब सारी डाइजेशन होगी यहां पे फूड पहुंचती है तो वो काइम बन चुकी होती है और फिर ये जो काइम है ये ऐसे रिलीज होके चला जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ही ये काइम गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जनाब, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है एंड देन वी मूव इनटू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने ये कोशिश की कि हम स्टमक को ओवरऑल देखने की कोशिश करें कि स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।